अच्छा जी, कल जो सवाल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 11 का कौन सा रह गया था? 2। आसिफ लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग। अब उसने नोट्स बांटे हैं? नहीं, अभी बांट के गया। अच्छा, आसिफ लर्निंग सेंटर, कोई नहीं अभी चलाओ। अच्छा, रूम 9 में स्क्रीन नहीं ऑन हो रही, पॉज कर दो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट नंबर 2। आसिफ लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया अप टू 31 जुलाई 2010। 31 जुलाई 2010 तक द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड थोड़ा सा इन पाकिस्तान। However, with effect from 1 अगस्त द एंटायर मैनेजमेंट वाज शिफ्टेड टू दुबई। माना भाई कि एक महीना जो है वो पाकिस्तान में रही है और 11 महीने बाहर के मुल्क में चली गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पार्टली पाकिस्तान में है तो एओपी विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी। तो इसलिए पहले आप जो लॉ की लैंग्वेज है वो लिख के आएंगे, वो देखें जी क्या है, लिखें रजिस्टर पे। एन एओपी विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी। अब्दुल्ला को बुलाओ। An AOP shall be considered as resident AOP if the control and management of the affairs of AOP is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. ये बात लिखें as it is. An AOP shall be a resident AOP। लिखें अपने रजिस्टर के ऊपर, है ना रजिस्टर, देखें वरना फ़ोन करें अम्मी अब्बू को कि किधर है मेरा रजिस्टर। An AOP shall be a resident AOP if the management and control is situated wholly or partly in Pakistan, if the management and control is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। ये लाइन लिख ली, मेहरबानी जिन अच्छे बच्चों ने लिख ली, फुल स्टॉप। एज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल is in Pakistan in the month of July, as management and control is in Pakistan in the month of July, therefore it will be considered as a resident AOP। इसलिए इसको रेजिडेंट AOP समझा जाएगा। बाकी दोनों तीनों में क्या? अच्छा ठीक है, फिर एक ही दफ़ा सब में करना, 3 बंदे लेके आना एक ही दफ़ा सब में। अच्छा जी, आगे चलें। क्वेश्चन 7 था, देखें 7 का बी। ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर टैक्स ईयर 2009। टैक्स ईयर 2009 का मतलब होता है 1 जुलाई 2008 से 30/2009। आसिफ इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बस बात ही ख़त्म हो गई। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। अगर इसकी पोस्टिंग अब्रॉड हो गई तो इसके नंबर ऑफ डेज फिर काउंट नहीं किए जाएंगे। आसिफ इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट who has been sent to UK for an official assignment on 1 दिसंबर 2007 for 2 years। 1 दिसंबर 2007 को इसको 2 साल के लिए भेजा है। अच्छा जी, अब 1 दिसंबर 7 तो शायद हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन हमारा साल है 1 जुलाई 8 से 30 जून 9।
जिसे कहते हैं टैक्स ईयर 2009। आसिफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट हु हैज़ बीन सेंट इन यूके फॉर एन ऑफिशियल असाइनमेंट ऑन 1 दिसंबर 2007। 1 दिसंबर 2007 जो है वो यहाँ से कहीं से शुरू होगा। 1 दिसंबर 2007 यहाँ से 2 साल के लिए, ये तकरीबन को 2 साल का अरसा बनेगा। उसमें इस वक्त जो हमारा सवाल है ना वो डील करे टैक्स ईयर 2009 को। तो टैक्स ईयर 2009 में ये 0 डेज पाकिस्तान में रहा है, लेकिन स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। द रीज़न इज, हाँ 1 दिसंबर 2007 पिछला साल है, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट का साल कोई और है, लेकिन हमारा पूरा साल वो पाकिस्तान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा साल है 1 जुलाई 8 से 30 जून 2009, और वो बाहर कब गया है? 1 दिसंबर 2007 को। तो वो बाहर इस दिन गया है 2 साल के लिए। तो अब वो लैंग्वेज एज इट इज़ लॉ वाली लिखेंगे हम रेजिडेंट इंडिविजुअल में। एन इंडिविजुअल विल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज एन एम्प्लॉय। चले लिख लें, लिख लें, ये जो आप फूल झड़ रहे हैं मुंह से लिख लें। एन इंडिविजुअल विल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड। An individual shall be a resident individual if he is an employee or official of federal or provincial government posted abroad. As he is posted abroad, therefore he will be considered as resident individual in tax year 2009. Okay. क्वेश्चन 11 भी था, लेकिन अब वो 11 नहीं 17 टाइम मिला तो फिर एंड पे देखते हैं क्वेश्चन 17। अच्छा जी, अब जो डेफिनेशन निकालें पर्सन की, आप पेज नंबर 3 पे तीसरा सफ़ा होगा। अच्छा जी, पर्सन की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी। पर्सन में क्या आता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, हमने फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट। हमने प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को इसलिए पर्सन में अलग से नहीं लिखा कि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट आपको पता है हमने डाल दी थी किसकी डेफिनेशन में? कंपनी की डेफिनेशन में। इसलिए आपको प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का लफ्ज़ अलग से यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज डेट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं पर्सन की। पढ़ें जी, पर्सन कौन होता है? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, नेमली एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या समझा जाएगा? पर्सन। कंपनी को भी क्या समझा जाएगा? पर्सन। एओपी को क्या समझा जाएगा? पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड बनी है, फॉर्म हुई है और इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में। अच्छा, ये रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन नहीं है, खाली पर्सन की डेफिनेशन है, इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड होगी। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी पाकिस्तान में ही बनी हो। एल्सवेयर का मतलब है बाहर के मुल्क में भी बनी हो सकती है। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है बाहर के मुल्क की कंपनीज का, वो हमारी नज़र में पर्सन तो हैं, लेकिन उनमें से रेजिडेंट कौन सी हैं वो अलग डिस्कशन है, वो हमने कल की थी, उसको अभी छोड़ें। तो चाहे कंपनी पाकिस्तान में बनी चाहे किसी बाहर के मुल्क में बनी, दैट विल स्टिल बी कॉल्ड एज कंपनी। कंपनी कंपनी तो है ना, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन।
इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारे हमारी नज़र में क्या हैं? पर्सन। ये दो बातें आ गए। अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर बाहर के किसी मुल्क में पॉलिटिक्स की बेस पे लोगों ने डिवाइड कर लिया हुआ है, हमने तो पाकिस्तान को सूबों की बेस पे डिवाइड किया हुआ है, पॉलिटिक्स की बेस पे डिवाइड नहीं किया हुआ। अगर बाहर के किसी मुल्क में किसी ने अपने आप को पॉलिटिक्स की बेस पे डिवाइड कर लिया है, तो हर पॉलिटिकल इलाका अलग अलग कंपनी समझा जाएगा। एवरी पॉलिटिकल सब डिवीजन अलग अलग कंपनी समझा जाएगा। और अब पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सन है। इसकी मुराद हो सकती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ या आईएमएफ, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, इनको भी हमारी नज़र में क्या कहा जाएगा? पर्सन। अब ये दो कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड एनी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस ठीक है, वो डेफिनेशन में आपने पढ़ लिया, डेट्स एनफ। डायग्राम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल हो गया, एओपी हो गई, कंपनी हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, ये सारे हमारी नज़र में क्या है? पर्सन। ओके, कंपनी। कंपनी क्या है जी? आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं कंपनी की। भाई आना जाना ना किया करें क्लासेस में। भाई उधर अभी आप एंड पे खड़े हो, तीनों इकट्ठे क्लासेस में जाना नोट्स लेके, फिर मैं बताऊंगा। ओके, अच्छा जी, आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं कंपनी की। इधर देखिएगा भाईजान, आंखें यार इधर रखा करो यार, फायदा क्या है। कल हमने पढ़ा था रेजिडेंट कंपनी कौन है, आज हमने पढ़ा पर्सन कौन है, अब हम पढ़ने लगे हैं कंपनी कौन है। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। नंबर वन, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन आ रही है, कहते हैं जाके देख लो, वो कंपनीज भी हमारी नज़र में क्या है? कंपनी। पॉइंट नंबर बी, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। आप अपने समझने के लिए लिख लें, बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान की तकसीम से पहले। असल में पाकिस्तान की तकसीम से पहले भी 2017 का लॉ होगा? नहीं नहीं नहीं, 2017 का लॉ तो नहीं होगा, वो कोई इससे मिलता जुलता लॉ होगा। तो जिस वक्त पाकिस्तान नया नया बना था, तो उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद था कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन का, तो वो इंडिया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में एक ही लॉ चल रहा था। तो उस लॉ के तहत अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था, तो उस वक्त आपको कंपनी समझा गया था। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं रही। अब बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले और किसी लॉ के तहत जो पाकिस्तान में इन फोर्स आया उस वक्त मौजूद था, उसके तहत आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज कंपनी। मुदारबा क्या होता है? एक बंदा कैपिटल डालता है यानी अपने पैसे, और दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज देता है, इसे मुदारबा कहते हैं। तो मुदारबा भी किसकी डेफिनेशन में फॉल करता है? कंपनी की। तो ये मुदारबा लफ्ज़ बस हमने याद रखना है, इसका आगे जो मतलब मैंने लिखवाया है वो कोई ज़रूरी नहीं है हमारे टेक्स्ट के सिलेबस के एतबार से। एक बंदा कहता है मेरे पास पैसे हैं, दूसरा बंदा कहता है मुझे रिक्शा चलाना आता है। अब रिक्शा ख़रीद के इन्होंने चलाना शुरू कर दिया, प्रॉफिट आधा आधा कर लिया, डेट इज़ अ मुदारबा। अच्छा जी, पॉइंट ए और डी में फ़र्क बता दें। अच्छा जी, क्या चाइना के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 में आया होगा? क्या जर्मनी के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 में आया होगा? ज़रूरी नहीं। तो अगर दुनिया के अंदर 250 ममालिक हैं, उसमें से एक माइनस कर दें पाकिस्तान, तो पीछे बच गए 249। ये जो 249 मुल्क हैं, इन सारे के सारे मुल्कों के अंदर अपने अपने कंपनी लॉ होंगे। तो उन मुल्कों में कंपनीज ने अपने अपने कंपनी लॉ के तहत अपने आप को अपने अपने मुल्कों में जाके रजिस्टर करवाया होगा।
तो उन कंपनी लॉ के नाम सारे यहाँ लिखना शायद पॉसिबल नहीं था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि हर मुल्क की कंपनी के कंपनी लॉ का अगर मैं नाम लिखूं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा बाहर के कंपनी लॉ में जो भी अपने आप को रजिस्टर करा ले उस मुल्क के कंपनी लॉ की रोशनी में, तो वो मेरी नज़र में पाकिस्तान में बैठे हुए कंपनी बन जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो अलग बहस है, वो हमने कल कर ली थी। अभी सवाल ये है कि क्या बाहर की सारी कंपनीज हमारी नज़र में कंपनीज हैं? जी बिल्कुल, बाहर के मुल्कों की सारी कंपनीज हमारी नज़र में कंपनी हैं। उनमें से रेजिडेंट कौन सी है, नॉन रेजिडेंट कौन सी है, वो अलग बहस है, वो अभी मैं नहीं कर रहा। चंद लोग मिले किसी कानून के तहत, अफा कंट्री, किसी और कंट्री के कानून के तहत जो कि पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो कानून किसको डील कर रहा है? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आउटसाइड, वो आउटसाइड वाली कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ असूली तौर पे तो 249 मुल्क जो दुनिया के अंदर बकाए हैं उनके कंपनी लॉ का रेफरेंस आना चाहिए था और एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए थी 4 सफ़ों के ऊपर, लेकिन उसकी बजाय उसने एक जनरल लाइन लिख दी कि हर मुल्क में जहाँ जहाँ कंपनीज बन के अपने अपने लॉ में अपने अपने आप को जहाँ जहाँ रजिस्टर करवाएंगी वो वहाँ वहाँ उनकी नज़र में भी कंपनी है और हमारी नज़र में भी कंपनी है। तो पॉइंट ए और डी में ये फ़र्क है कि ए पाकिस्तान की कंपनीज की बात करे और डी दुनिया के बाकी सारे मुल्कों की कंपनीज की बात करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आपने अक्सर सुना होगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये भी कंपनी है। फाइनेंस सोसाइटी लोगों को लोन वगैरह देते हैं, ये भी कंपनी है। फाइनेंस सोसाइटी और इसकी डेफिनेशन पहले शायद हमारे सिलेबस में थी, अब नहीं है। और एनी अदर सोसाइटी। और नॉन प्रॉफिट इदारा, नॉन प्रॉफिट इदारे ने कुछ शराइत पूरी करनी होती हैं, वो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है या और इदारे हैं। तो इन इदारों को भी हमारे नज़र में इंडिविजुअल के डेफिनेशन में डाला गया, एओपी की डेफिनेशन में डाला गया या कंपनी की डेफिनेशन में डाला गया? कंपनी की डेफिनेशन में डाला गया। अ ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह हमने कल पढ़नी है, ट्रस्ट की भी, यूनिट ट्रस्ट की भी, आज नहीं पढ़ेंगे। ट्रस्ट और एन एंटिटी और अ बॉडी, या चंद लोग आपस में मिले और पाकिस्तान के किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, ये देखेंगे कल ट्रस्ट क्या होता है। अ फॉरेन एओपी, एसोसिएशन का मतलब एओपी, और एओपी का मतलब आपको कल बताया था पार्टनरशिप। अ फॉरेन पार्टनरशिप विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी। बाहर के मुल्क की कोई पार्टनरशिप है, वो पाकिस्तान में आए, अब हमें देखने के अंदर वो पार्टनरशिप इतनी बड़ी लगी कि हमने कहा पाकिस्तान में आ गए, ये पाकिस्तान को पता नहीं क्या कर देंगे। तो बाहर की ऐसी पार्टनरशिप्स जो बहुत बड़ी फील हो हमें देखने में, तो हम उनको पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ज़बरदस्ती कंपनी का नाम दे सकता है, हालांकि वो पार्टनरशिप होगी, लेकिन बोर्ड चाहे तो उसको ज़बरदस्ती फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंपनी का नाम दे दे। बाहर की एओपी जिसको बोर्ड, इस क्लास में कौन है, विच द बोर्ड है जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी आ कंपनी फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा देखो उधर बांटने शुरू कर दिए, अभी मैंने कहा भी नहीं। चलो ठीक है, पॉज कर दो जरा। ओके, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है यूज कर लिया मोबाइल, चले अच्छा हो गया। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हमारी नज़र में कंपनी हैं, बल्कि कल हमने इनको रेजिडेंट कंपनी भी बना दिया था। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, और अ छोटी सी कंपनी, साथ वाले को देखें, और अ छोटी सी कंपनी, ये भी हमारी नज़र में क्या है? कंपनी। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है जी, इसको अभी याद कर लें 1-2 मिनट में। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉरपोरेट चंद लोग मिले अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। मुदारबा, अगला थोड़ा सा समझना है, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री outside Pakistan relating to incorporation of companies. Okay, next. A cooperative society, a finance society, or any other society. A non-profit idara. A trust. For an AOP which the board has zabardasti declared to be a
कंपनी, जिसको बोर्ड ने कंपनी करार दे दिया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड अ स्मॉल कंपनी। अच्छा जी, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट को हम कल देखेंगे। रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स। हमारा साल चल रहा है इस वक्त 2023। क्या है, 29 सितंबर है आज। तो यहां पे हम खड़े हैं, तो हमारा साल इस वक्त चल रहा है 2023। तो 2023 के लिए टैक्स रेट क्या है कंपनीज का? 29%। लेकिन अगर एक कंपनी कहती है कि मैं तो छोटी सी कंपनी हूं, मैं तो रोटी को चोची कहती हूं, तो मैं तो छोटी सी कंपनी हूं, तो मेरे लिए क्या रेट है? तो तुम्हारे लिए रेट 2022 के अंदर पिछले साल था 21%, और इस साल 2023 और 24, 25, 26, 27 अगले आने वाले सारे सालों में तुम्हारे लिए रेट क्या है? 20%। तो बता दीजिए स्मॉल कंपनी को क्या बेनिफिट अवेलेबल है? इसके लिए टैक्स रेट कम है, ये स्मॉल कंपनी को बेनिफिट अवेलेबल है। अब हम अगले सफ़े पे देखेंगे कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है। जी मोहतरम, आप कोई सवाल पूछ रहे थे। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2005। स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो यकम जुलाई 2005 के बाद बनी हो। इसका मतलब है स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट पहले लॉ में मौजूद नहीं था, अब लॉ में मौजूद है। इससे पहले लॉ में स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, और ये बनी हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। असल में ये कंपनीज एक्ट, असल में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था पाकिस्तान में, इससे पहले तो जो उसके तहत बनी थी, लेकिन अब वो लॉ का नाम ही बदल गया, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2017 है। तो घर में जाके ये ना सोचिएगा कि 2017 के लॉ में 2005 में कैसे अपने आप को उसने जाकर रजिस्टर करा लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके दिमाग की दही ना बन जाए, घर में पहले बड़ी दही पड़ी है। ओके, तो स्मॉल कंपनी वो है जिसमें 4 करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं, 5। स्मॉल कंपनी वो है जिसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। इसका पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स, बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन, 50 मिलियन से ज्यादा ना हो। कैपिटल होता है जो ओनर पैसा घर से लाता है। 2010 में कारोबार शुरू हुआ किसी कंपनी का, ओनर घर से लाया 20 मिलियन, फिर बिजनेस ने कमाया इस साल 10 मिलियन। फिर 2011 का साल आया, ओनर घर से और पैसे नहीं लाया क्योंकि बिजनेस में पैसों की जरूरत नहीं थी। दिन रात एक किया, जान मारी, बिजनेस ने कमाया 3 मिलियन। 20 जमा 10 जमा 0 जमा 3 आजकल आ रहा है 33। दिस 33 इज लेस देन 50 मिलियन, देयरफॉर इट इज अ स्मॉल कंपनी। जिस कंपनी का कैपिटल और प्रॉफिट सारे सालों का मिला के 50 मिलियन या उससे कम हो, तो उस कंपनी को 50 मिलियन से कम हो, उस कंपनी को क्या कहते हैं? स्मॉल कंपनी। आप ऐसे ही देख रहे हैं जैसे देखते रहेंगे और आपके रजिस्टर पे उतरता रहेगा, इतनी गौर से आप देख रहे हैं। हाँ जी बोलें। जब यकम जुलाई 2005 के बाद बनी हो बस। इसके सारे सालों अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट्स जो बांटे नहीं, घर नहीं लेके गए, अभी बिजनेस में ही पड़े हुए हैं। हाँ, जब से स्टेब्लिश हो गए अब तक के सारे प्रॉफिट जो आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आप साथ साथ प्रॉफिट बांटते जा रहे हैं फिर तो इतने नहीं पड़े रहेंगे आपके पास। भाई तुसी नोट कर लो, बड़ी मेहरबानी। आपका नाम क्या भाई? हारिस। 8 बजे सो जाया करें, 1 बजे का अलार्म लगा के। 5 घंटे रात को सो लें, 1 घंटा दोपहर को सो लें, फिर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ पढ़ के लुट मचा दें। ना उस वक्त किसी ने कोई काम कहना है, ना उस वक्त कोई शोर हो रहा होना है।
और मोबाइल आप वैसे ही जो है दूसरे कमरे में जमा करा देते हैं। हर किस्म की गेम मोबाइल से डिलीट कर दें। ओके, जज्बा चलाता है सीए में, जज्बा। साथ वाला तो यही कहता रहेगा पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ के लौटना चाहिए होगी। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉयज नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एम्प्लॉयज 250 से कम हो, यानी अगर किसी कंपनी के 220 एम्प्लॉयज हैं, आपने क्या कहना है, वो छोटी सी कंपनी, क्या कहना है आपने, छोटी सी कंपनी। कोई कहे मेरे 240 एम्प्लॉयज मैंने रख लिए हैं, छोटी सी कंपनी। तो इसी तरह हम क्या करूं, तो एम्प्लॉयज अगर कोई कंपनी कहे मैं 248 एम्प्लॉयज हैं, 248 बंदा आता है काम करने, छोटी सी कंपनी। चलें आगे। तो एम्प्लॉयज जिसके 250 से कम हो वो क्या होगी, थोड़ी सी कंपनी। 250 एम्प्लॉयज, बंदा रखे हैं तुमने, कोई बंदे रखो पूरे पाकिस्तान के। अच्छा जी, पॉइंट 3, हैज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर होता है सेल, एनुअल सेल एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। सेल 250 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सेल 250 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 250 एम्प्लॉयज ना कर दीजिएगा 250 मिलियन, पूरी जान जाएगी है बरात। एम्प्लॉयज 250 हैं, और ये ना कर दीजिएगा सेल के आगे रुपीज 250 रुपए सेल, 250 मिलियन में, मिलियंस में खेला करें, आप बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, सेल और प्रॉफिट में क्या फर्क है, जो मेरे में और साथ वाले में, हाथ दो भी, सेल और प्रॉफिट में क्या फर्क है। कॉलेज वालों ने आपसे फीस ली 20,000 रुपया, आपने भी दे दी। अच्छा, कॉलेज वालों ने बिजली का बिल पे किया, बिल्डिंग का रेंट पे किया, सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह पे की, कॉलेज वालों के खर्चे हुए 12,000 रुपए के। अब कॉलेज वालों को प्रॉफिट बचा 8,000। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड प्रॉफिट। हाँ, सेल जो है, बिल्कुल सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल भी एक खर्चा होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो सेल में से जब खर्चे माइनस कर दें तब क्या आता है, प्रॉफिट। तो हर बिजनेस की सेल ज़्यादा होती है और प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि सेल में से क्या माइनस हो गए होते हैं, खर्चे माइनस हो गए होते हैं। तो ये सेल और प्रॉफिट में फ़र्क है। आगे चलें जी, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, जब ये बेनिफिट मिला ना स्मॉल कंपनीज को, जिसमें कंपनीज ने कहा कि जी हम स्मॉल कंपनी का बेनिफिट बढ़ाए, तो कंपनीज ने क्या किया, 1 जुलाई 2005 से पहले की बनी हुई थी कंपनीज, तो जो 1 जुलाई 2005 से पहले की बनी हुई कंपनीज थी, उन्होंने अपने आप को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके 2 दिन के लिए फैक्ट्री बंद करके कहा हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। और फिर 2 दिन बाद वही फैक्ट्रीज दोबारा खोल ली, लेकिन 200 एम्प्लॉई एक फैक्ट्री में डाल दिए, 200 एम्प्लॉई एक फैक्ट्री में डाल दिए, और 2 नए नामों से कंपनी शुरू कर दी। लेकिन बंदे वही, फैक्ट्री वही, बिल्डिंग वही, लैंड वही, काम वही, चीज़ें वही बना रहे हैं फैक्ट्री में। पहले भी पंखे बनाते थे और एसी बनाते थे, अब भी पंखे और एसी बना रहे हैं, लेकिन एक नाम से नहीं बना रहे, 2 नाम अलग कर दिए ताकि हमें छोटी कंपनी वाला बेनिफिट मिल जाए। तो कहते हैं ये 2 नंबरी करने की इजाज़त नहीं है, फिर मैं आपको बेनिफिट नहीं दूंगा। इज नॉट फाउंड बाय तोडिंग अप और द रीजोडिंग ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन। तो किसी पहले से मौजूद बिजनेस को तोड़ के 2 हिस्से कर दो और फिर दोबारा जोड़ो या दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कराओ, दोबारा जाके कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाओ, तो इसकी इजाज़त नहीं है। ये उनके लिए जो नई कंपनीज बने 1 जुलाई 2005 के बाद, पहले से चली हुई कंपनी जो है वो अगर अपने आप को इस तरह करे तो इस बात की इजाज़त नहीं है। इज नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में।
एसएमई क्या होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसलिए इसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया पॉइंट 5 को। बस कोई कंपनी होगी एसएमई, जो एसएमई हो गई वो फिर एस नहीं है, यानी वो स्मॉल कंपनी नहीं है फिर। तो स्मॉल कंपनी में ये 4 खासियतें हैं। नंबर 1, इसका सेल और प्रॉफिट किससे कम होना चाहिए? 50 मिलियन भी हो सकता है, वैसे नॉट एक्सीडिंग 50 लिखा हुआ है ना, 50 मिलियन भी है तो स्मॉल ही है, 50 से कम है तो फिर तो ऑब्वियसली स्मॉल है। और इसके एम्प्लॉयज़ 250 या उससे कम होनी चाहिए किसी भी वक्त, साल में किसी भी वक्त भी ज़्यादा ना हो। और इसकी साल की सेल 250 मिलियन से, और ये पहले से बनी हुई कंपनीज अपने आप को ब्रेक करके रिकॉन्स्टिट्यूट ना करें, फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस पढ़ते हैं और कल जो न्यूमेरिकल्स किए थे उनकी तरफ मूव करते हैं हम। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अच्छा जी, अब हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं एओपी की। एओपी कल हमने पढ़ा था एओपी रेजिडेंट कब बनती है, आज हम पढ़ने लगे हैं एओपी की डेफिनेशन। AOP includes the following: a firm। AOP से क्या मुराद है? फर्म। फर्म क्या होती है जी? फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द बंदा, बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स के दरमियान रिश्ता। हु हैव एग्रीड टू स्पेंड लाइफ टुगेदर वट एवर द सर्कमस्टांसेस में बी। नहीं, हु हैव एग्रीड टू, हम किसी और तरफ निकल गए थे। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो आपस में एग्रीमेंट करके ये तय कर लें कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या किया करेंगे, शेयर किया करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू किया, तो क्या सबका कारोबार में आना जरूरी है या कोई 1-2 लोग भी आ सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टनर बिजनेस में आ रहे हो और एक पार्टनर घर में बैठ के मक्खियां मार रहा हो। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे ही विले आके बैठ गए, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सारे नहीं आए, सारों में से 2-3 आ गए, या सारों में से कोई एक आ गया, तो भी एक्सेप्टेबल है। और फिर इनको मेंबर्स भी कहा जाता है या पार्टनर्स। इन रिलेशन टू एन एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। एओपी के कॉन्टेक्स्ट में मेंबर भी कहा जाता है इनको, और एओपी के कॉन्टेक्स्ट में इनको पार्टनर भी कहा जाता है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज एओपी? एन एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग: अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान की तकसीम हुई थी तो कोई हिंदू शौक से उधर थे, इधर तो नहीं आए होंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू पहले से इधर मौजूद थे जो हिंदू रिलीजन के ऊपर थे, तो इन लोगों ने अगर अपने आप को डिवाइड नहीं किया था तो फिर चचा, फूफा, ताया, मामा सारे एक ही कारोबार चला रहे थे मिलके। तो ये जो सारे मिलके एक कारोबार चला रहे थे, इनको कहा गया था हिंदू अनडिवाइडेड। ऐसे हिंदू जो डिवाइड नहीं हो रहे, तो फिर इनके सारे इकट्ठे कारोबार का नाम रख दिया गया था एओपी। एओपी रख दिया गया। तो ये भी एक एओपी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पॉइंट बी में डिस्कस हुई। पॉइंट सी अभी मैं कराता हूँ। पॉइंट डी, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, however a company is not included in AOP। क्या मतलब है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में मैंने आपको कहा था कि एओपी ने अपने आप को जाके किसी लॉ में रजिस्टर नहीं कराना, पार्टनरशिप ने। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है? नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है बाहर के मुल्कों के अंदर कंपनीज के रजिस्टर कराने के लिए भी कोई जा रहा हो, और बाहर के मुल्कों के अंदर पार्टनरशिप के रजिस्टर कराने के लिए भी जा रहा हो। बल्कि उसने फॉरेन एओपी के साथ ये बात ऊपर भी लिखी है एक जगह कि फॉरेन एओपी, पिछले सफ़े पे, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। हो सकते हैं बाहर के मुल्कों में भी फॉरेन एओपी के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में कंपनीज के लिए ऐसी सीपी है, तो बाहर के मुल्कों में फॉरेन एओपीज भी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराती हो किसी लॉ के तहत जाके। लेकिन वो फॉरेन एओपीज जिनको जबरदस्ती बोर्ड कंपनी कहते हैं, वो कंपनी है। लेकिन क्या हर फॉरेन एओपी को बोर्ड कंपनी कहेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो असल तो नीचे आए, ये पॉइंट है
ये जो पॉइंट है अब ये बाहर के मुल्क की ईओपीज को कवर कर रहा है। एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, लेकिन अगर फॉरेन लॉ कंपनी लॉ है तो फिर वो ईओपी नहीं बनेगा, क्योंकि वो पिछले सफे पे ऑलरेडी फॉरेन कंपनी लॉ क्या बन चुका है, पिछले सफे पे पॉइंट डी में ये तो कंपनी बन चुका है। अब जरा पॉइंट डी को तसल्ली से समझ लें, बात बड़ी आसान सी है। बाहर के मुल्क में 4-5 लोग मिले और मिल के अपने आप को जाके बाहर के किसी लॉ में रजिस्टर करा लिया, तो ये ईओपी है। हाँ, अगर वो बाहर के मुल्क का लॉ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को डील करता है, फिर उनको आप ईओपी ना कहें, फिर उनको क्या कहा जाएगा, बोलें कंपनी। तो पॉइंट डी ये है, अ बॉडी ऑफ पर्संस, चंद लोग मिले अंडर अ फॉरेन लॉ, बाहर के लॉ के तहत। लेकिन अगर बाहर का लॉ किसको डील कर रहा है तो फिर वो कंपनी है, फिर वो एओपी। तो फिर ये कौन सी एओपीज बची जिनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये वो एओपीज बची जो अपने आप को बाहर के ऐसे लॉ में रजिस्टर करवाती हैं जो कंपनी लॉ नहीं है, जो कंपनी लॉ नहीं है। तो कंपनी लॉ के अलावा बाहर के मुल्क में आप जिस मर्जी लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराएं, 2-3-4 लोग मिलकर जाके, दैट बॉडी ऑफ पर्संस विल बी कॉल्ड एज एओपी। ये पॉइंट डी कहना चाह रहा था। अच्छा जी, पॉइंट सी। पॉइंट सी आप समझ लें कि एक छोटे लेवल पे नॉन प्रॉफिट इदारा है, बड़े लेवल पे नॉन प्रॉफिट इदारा हो तो वो कंपनी की डेफिनेशन में गिर जाता है। ऐसे ही मॉडल टाउन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन बना ली, यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन। मॉडल टाउन में, गार्डन टाउन में, डिफेंस में, किसी भी इलाके में। अब ये लोग कभी लोगों के से एक तरफ से पैसे ले रहे होते हैं, दूसरी तरफ चंदे के तौर पे दे रहे होते हैं। किसी का कोई पढ़ाई का मसला हो जाए उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं इधर से पैसे पकड़ के। किसी का कोई मसला हो जाए, पेपर करीब हो, उनको समझा देते हैं, आओ मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, तुम्हारा कुंडा करम। इस तरह इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। या कभी कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराना हो तो ये लोग करा देते हैं। लेकिन ये इतने बड़े लेवल का नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इसका सेटअप हो। तो छोटे मोटे नॉन प्रॉफिट इदारे जो हैं, अगर कोई बन जाएं तो इनको नॉन प्रॉफिट इदारा भी नहीं कहा जाता है। ऐसी ही कुछ सोसाइटी वगैरह, जैसे आपने महल्ले के अंदर सुना होगा, कमेटी बन गई है लोगों की। तो ये जो है डेट इज़ आर्टिफिशियल, ये मसनूई जुरिडिशियल कानून। तो कानून की नज़र में एक मसनूई बंदे हैं, ठीक है। बंदे तो नेचुरल हैं, लेकिन इन सबको जो मसनूई बंदा कहा जा रहा है 4-5 को मिला के, तो इनका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना वगैरह नहीं होता। ये वैसे रिफाए आमा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे ये इकट्ठे नहीं होते कि इनको क्या कहा जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो किसकी डेफिनेशन में फॉल करती है। तो ये था जी पॉइंट सी, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। क्या तो जो मर्जी उसमें, हाँ ठीक है। क्या क्या दोबारा बोलो। को ओनर्स, उसके लिए अलग सेक्शन है हमारे लॉ में, वो देखेंगे। चलें जी, इट्स ओवर। अब ज़रा इस सारे को रिवाइज कर लें। जी भाईजान, पर्सन में कौन कौन है? इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में क्या आता है? कंपनी के अंदर आते हैं जी, कंपनी हैज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। मुदारबा, अ बॉडी कॉर्पोरेट under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies, cooperative society, finance society और any other society। नॉन प्रॉफिट इदारा, ट्रस्ट, और उसके बाद वो फॉरेन पार्टनरशिप फर्म, वो फॉरेन एओपी जिसको जबरदस्ती बोर्ड क्या करार दे दे, कंपनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के लिए रेट 20% है, ये याद नहीं करना, और दूसरी कंपनीज के लिए रेट 29% है। स्मॉल कंपनी वो होगी जो 1 जुलाई 2005 या उसके बाद बनी है। इसका कैपिटल और इसके प्रॉफिट्स 50 मिलियन हो तो भी ठीक है,
50 मिलियन से कम भी हो सकते हैं। इसके एम्प्लॉयज़ 250 भी ठीक है, 250 से कम भी हो सकते हैं। इसकी सेल 250 मिलियन भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। एंड इज नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप और रीजोड़िंग ऑफ एनी बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट एन एसएमई। एओपी तो आसान आसान सी चीज़ें, फर्म आ गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये अजीब सी चीज़ है, बस ये ऐसी चीज़ याद कर लीजिएगा। और अब बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ, लेकिन इफ अ कंपनी, अगर वो कंपनी के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट एन, अ कंपनी इज नॉट एन एओपी, कंपनी एओपी नहीं हो सकती। क्लियर? फर्म मींस रिश्ता रुश्ता, ये तो आप पढ़ लेंगे खुद ही आगे। और मेंबर फर्म के जो पार्टनर होते हैं उसे कहते हैं। अच्छा जी, कल जिस तरह हमने न्यूमेरिकल शुरू किया था, तो सैलरी इनकम भी होती है पाकिस्तान में, आप नौकरी कर रहे हैं कहीं। अब जिन हजरात का आज फर्स्ट डे अटेंटिव हो जाए, अब जो बातें शुरू होने लगी उनका कल वाली बातों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, और बड़े अटेंटिवली बातों को सुनना समझना है। एक बंदा पाकिस्तान में नौकरी भी कर सकता है, एक बंदा पाकिस्तान में कारोबार भी कर सकता है, एक बंदा घर भी किराए पे चढ़ा सकता है, एक बंदा शेयर या ज्वेलरी वगैरह भी खरीद के बेच सकता है, और एक बंदा इसके अलावा और कोई इनकम भी कमा सकता है। इन सबको जमा कर देंगे, डेट विल बी कॉल्ड एज टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करेंगे। ज़कात का मुश्किल सा नाम हम कल पढ़ेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस। मुश्किल सा नाम ज़कात का डिडक्टेबल अलाउंस, छोड़ें अभी। ज़कात माइनस कर देंगे, ज़कात माइनस करके जवाब आएगा, डेट विल बी कॉल्ड एज। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कल हम लोगों ने नहीं निकाला था, वो आज निकालेंगे। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकलेगा, टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा के टैक्स निकलेगा। और अगर हुकूमत ने आपकी किसी अच्छी हरकत की वजह से आपको टैक्स माफ करना चाहा, तो फिर हुकूमत आपको टैक्स क्रेडिट देगी, जिसे डिस्काउंट, तो टैक्स भी माफ हो जाता है। कुछ लोगों को टैक्स माफ हो जाता है, सारा नहीं, थोड़ा बहुत। तो अगर आपने कोई अच्छी हरकत की तो हुकूमत इस पर टैक्स माफ कर देगी। टैक्स माफ का मुश्किल सा नाम है टैक्स क्रेडिट, टैक्स माफ हो जाएगा, और बाकी जो टैक्स होगा वो पेएबल टू गवर्नमेंट होगा। ये डब्बा क्लोज हो गया। अच्छा जी, इनकम टैक्स शैल बी लगा फॉर ईच ईयर। इम्पोज लगाया जाएगा कब? इनकम टैक्स शैल बी लगा फॉर ईच ईयर, हर साल टैक्स देना पड़ेगा, 3 साल में एक दफा नहीं, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। शैल बी चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अगले सफ़े पे कल जो हमने शेड्यूल पढ़ा था, डेट वाज फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल एक नाम है इसका बस, फर्स्ट शेड्यूल। चार्ज ऑन एवरी एनिमल हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। नहीं, चार्ज ऑन एवरी, हर पर्सन पे टैक्स लगेगा जिसके लिए जो क्या कमा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम। द इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स। टोटल इनकम पे रेट लगाना है, टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाना है, टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाना है। एंड टैक्स क्रेडिट डिस्काउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड, इसको माइनस किया जाएगा। अगर डिस्काउंट हुआ तो उसमें से माइनस किया जाएगा। जी, कल वाला सवाल निकाल लें। अच्छा, ये ना पॉइंट 3 अभी हमने नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर 6, वी, यू एंड मी। तो वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर 6, इसको हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डर है, ऑर्डर तरतीब है, ऑर्डर तरतीब टैक्स क्रेडिट्स की। चलें जी, कल वाला सवाल निकालें। जी भाईजान, ये सैलरी कितने कमा रहे थे? 3 लाख रुपए। बिजनेस इनकम 5 मिलियन, प्रॉपर्टी इनकम 0, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्स, टोटल इनकम 5350,000। ज़कात इसमें से हमने क्या कर दी थी, माइनस, तो क्या आ गई थी? अब बता दें साहब की टैक्सेबल इनकम कितनी है? 5300,000। इट हिज टैक्सेबल इनकम, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है। अब हम गए थे टेबल में, आज डब्बे के अंदर आ जाएं। पेज नंबर 5,
द फर्स्ट शेड्यूल, रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। कंपनीज के रेट कहाँ हैं वो हमने पढ़ लिए पहले। और पेज नंबर 6 पे कहाँ है कंपनीज के रेट? तो पहले हमने पढ़ लिए हैं, वो जो 29% और 20% पड़ा। द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। दरमियान में मैंने कुछ बातें नहीं पढ़ी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये जी है टेबल। अब इस टेबल को हमने अप्लाई करना है। तो क्या ये बंदा 5300,000 कमा रहा है? क्या ये 600,000 से कम है? ना, 600,000 से कहाँ कम है? ये तो 600,000 का भी बाप है, वो तो 6 लाख रुपए है और ये तो 53 लाख रुपए है। तो आगे चलें आगे चलें आगे चलें आगे चलें, सीरियल नंबर 7 में आए। क्या ये 4 मिलियन से 6 मिलियन के दरमियान कमा रहे हैं? इसका मतलब है ये 5300,000 4 मिलियन और 6 मिलियन के दरमियान है। तो इस पे जो हमने टैक्स जमा कराने हैं वो किस सीरियल नंबर के तहत कराने हैं? सीरियल नंबर 7 के तहत कराना है। तो अब आप मुझे बताएं 5300,000 सीरियल नंबर 7 में फॉल कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टैक्स। इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि 6,80,000 हमने टैक्स तो देना ही देना है। 6,80,000 तो हमने एज इट इज लिखना है। 6,80,000 जमा 32.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। अब ये जब आपने 4 मिलियन की ज़ियारत करनी है ना, तो ज़रा करीब से आके करनी है, ठीक है? और 4 मिलियन को आपने देखकर इधर नहीं देखना। अब आपने 4 मिलियन को इधर देखने और 4 मिलियन को कंपेयर करने इस येलो वाली फिगर से। 5300 32.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। ये अमाउंट 4 मिलियन से जितनी ज्यादा है उस पर 32.5% जमा करवा दो। ये अमाउंट 4 मिलियन से कितनी ज्यादा है? कैलकुलेटर निकाल लें जिन्होंने कसमें खाई हुई थी। 5300 वर्सेस 4 मिलियन। आप बता दें इन दोनों में डिफरेंस कितना है? जबानी भी बता सकते हैं, 13 लाख रुपए। 1300। तो ये जो टैक्सेबल इनकम सवाल वाली है 5300,000, इसको आपने कंपेयर करना है 4 मिलियन से, इस वाले 4 मिलियन से। अब आपने उधर नहीं देखना, वो जो उधर लिखा है, अब आपने बस इधर देखना है। अब ये कितनी ज्यादा है जी? इसका कितने परसेंट लेने हैं? इंटू 1300 110 क्लियर? तो ये जी इसका टैक्स है। बड़े होके 53 लाख में से 11 लाख तो दे देंगे ना गवर्नमेंट को। आप इमरान खान को कर लें, चलें इमरान खान को दे देंगे 53 लाख में से 11 लाख। कितने लोग दे देंगे? 1, 1.5, 2.25, 3.5। कितने लोग नहीं देंगे? अच्छा, वो आप कितने पीटीआई वाले नहीं देंगे? ये सारे पीएमएलएन वाले थे। चले नोट कर लें। ज्यादा है 53 लाख पे 11 लाख, बहुत ज्यादा ही हो गया है। 32.5% हुकूमत ही लेगी, ज्यादा हो गया। तो ये किस लिए पढ़ रहे हैं फिर? क्लासें खत्म कराएं फिर? पास करने के लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा, देने के लिए, टैक्स देने के लिए अलग क्लासें होंगी, ये पास करने के लिए हैं। अच्छा, कितने लोग नॉलेज लेने के लिए आते हैं, पास करने के लिए नहीं? वो जरा हाथ खड़ा करें। नॉलेज लेने के लिए, पास करने के लिए नहीं। कितने लोग पास करने के लिए आते हैं? अच्छा, अब ये जिन्होंने नॉलेज वाले जिन्होंने हाथ खड़े किए थे ना, इनसे मेरा एक सवाल है। इनसे मेरा ये सवाल है कि जिस वक्त टीचर कह दे कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है और वो कटवा दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये लोग फिर ये करते होंगे, जैसे ही क्लासें ख़त्म होती होंगी तो किताब खोल के बैठ जाते होंगे और उस चीज़ को पढ़ते होंगे कि यार चलो मेरे नॉलेज में तो इजाफा होना चाहिए, कोई नहीं सिलेबस में नहीं थी लेकिन मुझे पता तो होनी चाहिए ना ये चीज़।
अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो नॉलेज के लिए आते थे और वो पढ़ते हैं पेपरों के बाद, जाते ही पेपरों के बाद किताब खोल के 1-2 दिन बाद बैठ जाते हैं। आप बताएं कितने लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं? कोई भी नहीं। चलें जी, कहीं सारे ही तो नहीं पेपर पास करने वाले बैठे हुए। 53 लाख में से 11 लाख आपने जमा करवाना है। वो पूछ रहे आप पढ़ाते किस लिए हैं? अच्छा चलें, वो अलग सवाल है। चलें जी, अगला सवाल करें। यार ये व्हाइट बोर्ड कुछ पिछले 4 महीने से बताओ ना। ओ भाई जल्दी कर यार, टैक्स निकालना है, जल्दी करें, 1 मिनट में निकालना है टैक्स। स्मॉल कंपनी में आपने बताया था कैपिटल और वो कंपनी की होल लाइफ के लिए थे उस टैक्स ईयर होल लाइफ आज तक के। सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिशियल है लेकिन पोस्टिंग अब्रॉड नहीं हुई फिर उसके डेज में हाँ इसे एम्प्लॉय तो वैसे ही क्या चीज़? एम्प्लॉय तो वैसे ही मैनेजमेंट हो जाएगा उसके लिए अगर पोस्टिंग अब्रॉड नहीं हुई तो फिर आपने दिन काउंट करने हैं उसके, फिर फॉर्म में गिर जाएगी। बोर्ड डिक्लेयर कर देता है कंपनी, उसकी कोई लिमिट है मिनिमम कितनी? नहीं उसने लिखी नहीं हुई कोई। थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, आपस में विस्परिंग किया करें बस। जी भाई 96800000। तो भाई 96800000, तो यहाँ गिरे 96800000, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 8 लाख और 12 लाख के दरमियान गिर रहे हैं। और नो 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 भाई, ये 96800000, ये 12 लाख का भी बाप है। ये 96800000 तो यहाँ से भी कहीं बाहर जा रहा है। ये तो इसको रोका ना, ये तो पता नहीं कौन सा सीरियल बन जाना है। तो ये 96800000 कहाँ गिरा है? सीरियल नंबर। तो 13300000 तो जमा कराएगा ही कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा, कराएंगे कासिम भाई जमा। अब आपने ये इसको पीला कर लिया 96800000 को। अब आपने कंपेयर करना है इस 6 मिलियन से। ये अमाउंट 96800000 6 मिलियन से कितनी ज्यादा है? तो कैलकुलेटर पकड़ के आपने 96800000 लिखा कैलकुलेटर के मुंह पे और माइनस किया उसमें से 6 मिलियन। तो ये अमाउंट कितनी ज्यादा बनी? उस पे कितने परसेंट लगाने? 35%। 35% ऑफ 3680000, 26180000। ये तो करा ही देंगे आप। 96 लाख में से 26 लाख, करोड़ में से 26 लाख,
ओ ये 26 लाख है करोड़ में से यार, क्या? चलें जी, यही टैक्स निकला था। चलें जी आगे चेक के रखें फिर। छिक के रखें को अंग्रेज क्या कहते हैं? कीप इट अप, कैरी ऑन। वो मज़ा नहीं है फिर कैरी ऑन में जो छिक के रखे में है, फिर हम छिक के ही रखा करेंगे। चलें जी करें भाई। एग्जाम्पल 3, हाइब्रिड क्लास में अगर साथ वाले से बात करनी हो तो विस्परिंग किया करें, उसके कान में जाके बात किया करें, लेकिन ऐसे भी नहीं कि उसका त्राह निकल जाए। जिना हॉस्पिटल भी करीब नहीं है, जल्दी करें। कैलकुलेशन के लिए कोई बंदा रखा हुआ है या खुद कैलकुलेट कर रहे हैं? साथ वाले से सीरियल नंबर पूछें कौन सा लगना है, ताकि उसकी हकीकत आप पे खुले, और कल से फिर आप डिसाइड करें उसके साथ बैठना है। पता चले दोनों ही नैले बैठ, नहीं दोनों ही अच्छे बैठे हों। हाँ जी भाईजान, सीरियल 5 वाले हाथ खड़ा करें, सीरियल 5 लगेगा। 4 वाले हाथ खड़ा करें, 4 लगेगा। 5 वालों होश के नेल लो क्लास में। वे द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 24 लाख। 24 लाख से बढ़ेगा तो 5 लगेगा, तो ये तो 24 लाख से बढ़ ही नहीं रहा, ये तो 24 लाख है। 24 लाख से बढ़ेगा तो 5 लगेगा ना, अभी तो बढ़ा ही नहीं, तो फिर कौन सा लगेगा? 4 लगेगा। तो ये वाला सीरियल लगेगा। अब जब डिसाइड हो गया ये सीरियल लगेगा, अब इधर आ जाएं। 60,000 तो आपने देना ही देना है। शबाज शरीफ आपके घर तक आ जाएगा। 60,000 प्लस 17.5 ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12000000 को कंपेयर करना है आपने 24 लाख से। 12000000। जी बोल। ग्रैंड टोटल हो गया ये। ओके अच्छा जी, अब ये ना इसकी बेस इनको मसला आया हुआ है, इधर देख, इनको कह देना, भी मैसेज कर दूं असद साहब को। अच्छा भाई ये दो सीरियल हैं पेज 5 पे। एक था सीरियल नंबर 1, टेबल 1 ये है। एक अगर आप देखें साथ वाले के नोट्स में अगला सफ़ा है, आप भी किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो टेबल 2 भी है एक, मिला? टेबल 2। अच्छा एक चीज़ करते हैं, काम करें, पहले मुझे ये बताएं, आप पेज 5 पर टेबल 1 में ज़रा ढूंढें कि 2 मिलियन पे क्या रेट है। 2 मिलियन पे 2 मिलियन 2 मिलियन व्हाट इज हैपनिंग हेयर? 2 मिलियन पे कितना रेट है? 17.5%। 2 मिलियन पे कितना रेट है? 2 मिलियन किस सीरियल में गिर रहा है? 4 में। 2 मिलियन किस सीरियल में गिर रहा है? 2 मिलियन होता है 20 लाख। ये 12 लाख से ज्यादा है, 24 लाख से कम है। नहीं यकीन आ रहा तो मैंने लिख के दिखा दिया 2 मिलियन क्या होता है।
2 मिलियन किस सीरियल में गिर रहा है? 2 मिलियन पे क्या रेट है? ये पेज नंबर 5 पर रेट है। अच्छा अब जरा 2 मिलियन को ढूंढे अगले सफे पे। 2 मिलियन किस सीरियल में गिर रहा है और रेट कितने परसेंट है? मजे, तो रेट कम हो गया है। तो ये जो पेज 6 के ऊपर टेबल 2 है, इसमें रेट थोड़ा सा ये ज्यादा कम वाली प्रोसेसिंग आपकी खराब हुई। तो पेज नंबर जो टेबल 2 है उसमें थोड़ा सा रेट कम है। तो कौन सा टेबल दिखने में अच्छा लग रहा है आपको? टेबल 2, क्योंकि इससे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा, खुशी हमें ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें टेबल 2 दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ऐसा करें, अब आप 5 मिलियन ढूंढें पिछले सफे पे। 5 मिलियन पेज 5 पे। 5 मिलियन सीरियल 7 में गिर रहा है। 5 मिलियन पे क्या रेट है? 32.5%। आगे आए, 5 मिलियन ढूंढे। 5 मिलियन पे क्या रेट है? जबरदस्त है ये तो टेबल। फिर हमने दो तीन दफा चेक कर लिया फिगर्स डाल के। तो ये टेबल जरा दिखने में अच्छा लग रहा है, अगले सफे वाला टेबल। अच्छा अब आप ऐसा करें जी कि 9 मिलियन ढूंढे। 9 मिलियन, 9 मिलियन पिछले सफे पे क्या रेट है? 35%। इधर जरा ढूंढे 9 मिलियन। ओए होए 9 मिलियन कितना रेट है? 32.5%। तो इसका मतलब है टेबल 2 अच्छा है, टेबल 2 अच्छा है। अब हमारी चॉइस नहीं है कि कब टेबल 1 लगाना है, कब टेबल 2 लगाना है। हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, तीनों में हमने कौन सा टेबल लगाया है? टेबल 1। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 5, टेबल 1 लगाया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने टेबल 1 क्यों लगाया है? 1 मिनट के लिए साथ वाले को भी मुतवज्जे कर दें जो मोबाइल में लगा हुआ है काफ़ी देर से। 1 मिनट के लिए ज़रा उसको भी मुतवज्जे कर दें, ठीक है? मोहतरम, आपने एक काम किया करना है पेपर में। ये काम आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना, ठीक है? ये काम आपने शो नहीं करना। आपकी आंखें किधर हैं? ये काम आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना। ये काम आपने सिर्फ पेपर में किया करना है कैलकुलेटर पे। लेकिन मैं भी आपको शो करके दिखाऊंगा। आपने टैक्सेबल इनकम पकड़नी है। पकड़ें ज़रा, मतलब कैलकुलेटर पे लिखें। टैक्सेबल इनकम पकड़नी है, पकड़ के इस पे लगाने 75%। ये 75% मेरी तरफ से कर ले चलें। 75% लगाने आपने इस पे। लगाएं, इज इक्वल टू का बटन दबाएं। 3975 आपने इस फिगर को ना कंपेयर करना है सैलरी से। इस फिगर को आपने किससे कंपेयर करना है? सैलरी से, सिर्फ सैलरी से। इस फिगर को कंपेयर करना है सैलरी से। आप बताएं 3975, वाह भाइयों इधर देख लो, पता है 3975,000 को अगर 3 लाख से कंपेयर करें तो 3 लाख कम है या ज्यादा है? तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। अब हमने टेबल 1 लगाना है और हमने लगाया भी कौन सा टेबल था? 1 लगाया था। अच्छा ये एग्जांपल 2 पे जरा ट्राई करते हैं। एग्जांपल 2 पे ट्राई करें। ओके, लेट्स ट्राई टुगेदर। ये काम आपने चुपके से करना है। ये एग्जामिनर को शो नहीं करना। हर शो एग्जामिनर के सामने नहीं करना, कुछ शो घर के लिए भी रखने हैं। इनटू किस पर? टैक्सेबल इनकम पर। 9 हर जगह तो नहीं होगा। किस पर? टैक्सेबल इनकम पर 75% लगाएं जरा। ये जो काफी देर से जिसने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा उसको भी पकड़ाएं कैलकुलेटर। मत्थे पे ना मारें उसके, पकड़ाएं उसे, फड़ चल कर। टैक्सेबल इनकम का 75% लें। 7 7260000। इसको कंपेयर किससे करना है? सैलरी से। तो सैलरी 72 लाख के मुकाबले में 7 लाख है, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम आ रही है। इसलिए हमने कौन सा टेबल लगाया था? टेबल 1 लगाया था जी।
अच्छा जी आगे चलें, मुझे एक दफ़ा पूरे बात कर लेने दें। एग्जाम्पल 3 में आए जी, एग्जाम्पल तीरी तीरी, एग्जाम्पल तीरी, जल्दी आए, पकड़ें जी 24 लाख को, आज पकड़ें 24 लाख पे पकड़ के लगा दें, कितने परसेंट? 70, मेहरबानी, कितना आ गया तुम्हारा लाख? 18 लाख, 18 लाख। 18 लाख को जरा कंपेयर करें 2 लाख ही से, छोटी सी 2 लाख ही, 18 लाख को कंपेयर करें इससे, 18 तो लाख है ना पूरा, तो उसको 2 लाख से कंपेयर करें तो 2 लाख क्या आ गया? तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो इसलिए हमने कौन सा टेबल लगाया है? टेबल 1 लगाया है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम का पकड़ा करने कितना, इसको किससे कंपेयर करने, और अगर सैलरी कम आ गई टेबल 1। चलें जी एग्जांपल 4 करें। जल्दी जल्दी जल्दी, खुरक बाद में करनी है, जल्दी। इनकम फ्रॉम सैलरी है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। भाई अब ये रूल हर जगह लगाया करना है, टैक्सेबल इनकम का 75% लें, सैलरी से कंपेयर करें, फिर डिसाइड करें टेबल 1 लगाना है या 2 लगाना है, फिर जो टेबल लगाना है उस पर जाके रेट लगाएं। पहले आप डिसाइड किया करेंगे आज के बाद हमेशा टेबल कौन सा लगाना है। हाँ जी हो गया, कितना टैक्स निकला है? जी मोहतरम, इससे पहले कि मैं इसका टैक्स निकालूं मुझे एक काम करने दें, इस पे लगाएं 75%, जवाब बताएं। 231, इसको कंपेयर करें सैलरी से, सैलरी ज़्यादा आ रही है तो सैलरी कम नहीं है, अगर सैलरी कम होती तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो अभी सैलरी कम नहीं है ज़्यादा है, तो कौन सा टेबल लगेगा? अब ये 75% इधर लगा रहने दूं या मिटा दूं? मिटा दें। मिटाना क्यों है? क्योंकि मैंने जो टैक्स कैलकुलेट करना है टेबल 2 के मुताबिक करना है, इसलिए अब मैं ये मिटाने लगा हूं। ये तो डिसीजन लेने के लिए था, डिसीजन ले लिया कि जीटी रोड पे चढ़ना है या मोटरवे पे, अब वो डिसीजन किस वजह से लिया उस वजह को मिटा दें, बस अब चढ़ जाएं जहां भी चढ़ना है, जीटी रोड या मोटरवे पे। शुरू करें जी, टेबल 2 लगाना है। अब आप बता दें 30800000 टेबल 2 में कहाँ गिर रहा है? टेबल 2 का मतलब है पेज 6, 30800000 किस सीरियल में? यहां गिर रहा है। अब बस ये भी देखने की जरूरत नहीं, अब बस यहां पे नजर हो, 1,65,000 प्लस प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, आप कैलकुलेटर पे लिखें 30800000 माइनस 24 लाख, यही नहीं दोनों को कंपेयर करते ना, माइनस 24 लाख, वो तो तरीका उसी तरह जैसे पहले पढ़ा, 68 30 लाख पे 3 लाख, 30 लाख पे 3 लाख 1,000 टैक्स। कितने लोगों ने यही निकाला था? ओके
चलें जी, एग्जांपल नंबर 5 करें जी। करें जी, करें 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 करें। एग्जांपल 5। एक सवाल था वो कल डिस्कस कर लेंगे, हमारा जो रह गया था क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में दिया था। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है जी? 42000000। कैपिटल गेन इनकम 5 लाख। टोटल इनकम 47000000। ज़कात 1 लाख। जी मोहतरम, लें जी इसका 75%। और चुप है, इसका लें 75%। कितना आया? हाँ जी, 34500000। इसको कंपेयर करें इनकम फ्रॉम सैलरी से। सैलरी वो कमा ही नहीं रहा, सैलरी वो बंदा। अब इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करें और बताएं 34500000 से सैलरी को कंपेयर करें तो सैलरी कम, तो टेबल 1। तो सैलरी अगर नहीं कमा रहा तो फिर सैलरी कितनी लिखेंगे पेपर में हम? 0। आंडा। अब कंपेयर करें टैक्सेबल इनकम के 75% को आंडे से, तो आंडे की तो कोई हैसियत नहीं है। बता दें जी 34500000 से 0 कम है। कोई बंदा गौर से देख तो नहीं रहा, कोई मुश्किल चीज तो नहीं इसमें? कम है ना, बस खत्म बात। 34500000 से कंपेयर करें 0 को, क्लास के बाद कोई बंदे नहीं लेके आना ये क्या चक्कर हुआ है भाई, कम है 0 में क्या करूं, कम है। तो 34500000 को कंपेयर करें सैलरी से, सैलरी कम है तो टेबल। तो अगर सैलरी पेपर में ना दी हो तो इसका मतलब है वो कमा ही नहीं रहा सैलरी। तो कितनी कमा रहे हैं? 0 कमा रहे हैं। अब कौन सा टेबल लगाने हैं? जब डिसाइड कर लिया कि टेबल 1 लगाना है तो बेसिस ऑफ डिसीजन मिटा दें, 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 मिटा दें। जी भाईजान 46000000। टेबल 1 बादशाह सलामत की तरह हुक्म लगाया करें, टेबल 1 हाजिर किया जाए मेरी टेबल पे। आ गया जी आपकी टेबल पे टेबल 1। अच्छा, अब दरबारियों को बुलाएं और कैलकुलेटर पकड़ें। 6,80,000 जमा 32.5 या तोड़े 32? 32.5। 32.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। 4 लाख कहां से आ गया? अबे तुझे मैं मारूंगा, ये 4 मिलियन है भाई। 4 लाख ये होता है। सुबह सुबह बुलवाते हैं दोपहर को ब्रांच। अच्छा जी, आप बता दें जी 6,80,000 जमा 32.5 तो 32.5, 32.5 ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। 4 मिलियन से 46000000 कितना ज्यादा है? मेहरबानी जी बताएं आप। जमा 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 32.5 ऑफ, जी जी मेहरबानी, टोटल 870। 46000000 को आपने कंपेयर करना है ना 4 मिलियन से। सही है। अच्छा जी, अब जी टेबल 2 पे देखें, अंग्रेजी का लिखी हुई है। ये नोट ही कर लिया अपने नोट्स। 875,000 टैक्स आया। Where the income of an individual under the head salary, table 2 page 6, where the income of an individual under the head salary, इसका मतलब है सारी लाइन का क्या मतलब है? इनकम फ्रॉम is greater than lower than is greater than 75% of taxable income। अगर सैलरी ग्रेटर हो तो टेबल 2 लगना है, और अगर कम हो
तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। लेकिन अगर ग्रेटर हो तो वेयर द इनकम ऑफ एन अकेला इंडिविजुअल, वेयर द इनकम ऑफ एन अकेला चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceed 75% of the rate of tax to be applied shall be as set out in the following table, namely following table. Clear? तो सैलरीड बंदा कौन होता है? जो सैलरी कमा रहा हो या जो अच्छी खासी सैलरी कमा रहा हो? सैलरी कमाने वाला सैलरीड बंदा नहीं होता। जो इतनी अन्नी सैलरी कमा रहा हो, इतनी ज्यादा सैलरी कमा रहा हो कि टैक्सेबल इनकम का 75% लें तो भी सैलरी उससे ज्यादा हो, इसको पहुंची हुई सरकार कहते हैं, उससे ऊपर पहुंची हो सैलरी। सैलरीड बंदा कौन होता है? सैलरी कमाने वाला? ना 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 इंडिविजुअल whose salary is greater than 75% of टैक्सेबल इनकम। तो जिस बंदे की सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा हो, उस बंदे को कौन सा बंदा कहते हैं? और उस पे कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2। अच्छा, आज की पहली 3 मिसालों में सैलरी कम थी, चौथी में सैलरी, पांचवी में सैलरी कम थी नहीं बोल तो कोई सिनेरियो मैंने नहीं पढ़ाया, कम थी। अब बराबर भी तो आ सकती है, तो ये अब आप सोच के आइएगा, इसका कल चला करते हैं। बराबर भी आ सकती है।